वालेकुम अस्सलाम। सर। क्या हाल है आप लोगों का? अल्लाह का खैरियत है सर, अल्लाह का करम है। कैसे चल रहे हैं वाइवाज? सर, हमारे एक ही वाइवा था आपके साथ। इस दफ़े एक ही लैब थी, वो ख़त्म हो गया सर। अच्छा, तो कोर्स के बारे में बताओ, कैसे रहा कोर्स का एक्सपीरियंस? सर, स्टार्ट में भी थोड़ा आसान था, आखिर में आगे थोड़ा टफ हो गया था पार्शियल रिकॉन्फ़िगरेशन के बाद, लेकिन अच्छा था ओवरऑल। समझ आई ये चीज़ों की। असल में हमने मटेरियल ज़्यादा कवर किया ना। जी सर। और यस सर सर। रीज़न सर एक ये था कि मुश्किल इसलिए लग रही थी ना कि जैसे हम चीज़ें पढ़ रहे थे कि इसको हम इस तरह ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। अगर ये साथ में हमारे पास लैब के अंदर हमें ये चीज़ कर मतलब अगर हो जाती ना, प्रैक्टिकली देख लेते ना, जैसे आपने कुछ स्लाइड्स भी डाली हुई थी कि ये लुट्स हैं, ये इस तरह हैं, एडिटर विंडो की डाली हुई थी, तो ये हम देख लेते, इसमें चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती। क्योंकि थ्योरेटिकली पढ़ रहे थे तो इसलिए थोड़ा टफ लग रहा था। तो आपके पास मतलब टूल्स वगैरह हैं, आप खुद भी ये चीज़ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सर खुद थोड़ा टफ होता है सर, अकेले अभी स्टार्ट में जब तक टीचर्स ना हो या लैब एक दो परफॉर्म ना हो इस चीज़ पे, तो फिर तो टफ होता है। नहीं, लेकिन आईसी वगैरह तो आपने यूज़ किया ना, जी सर। और वो आपके पास इंस्टॉल भी होगा अपने कंप्यूटर में। जी जी। तो मतलब एफपीजीए बोर्ड तो ज़रूरी नहीं है, वो तो सिर्फ फाइनल बिट स्ट्रीम डालने के लिए यूज़ होता है। तो जो आप सही पूछ रहे हैं ऑप्टिमाइजेशन, तो ये तो आप अपने कंप्यूटर पे चेक कर सकते हैं। सही है। जैसे आप ये बता रहे थे बीच में, जैसे ये कॉन्स्टेंट फाइल होती है या ये जिस तरह नेट प्लेस वगैरह, ये चीज़ें, तो इस पे अगर आप बता देते ना ओवरव्यू, फॉर एग्जांपल एक छोटी सी वीडियो बना के जो लेक्चर में आपने कवर की कि ये जो मैं बता रहा था, ये सॉफ्टवेयर के अंदर इस जगह ये यहाँ पे होता है, नहीं, थोड़ा ज़्यादा लेकिन आसानी। वो तो लैब का पार्ट है ना। सर फेवर में थोड़ा सा वो खैर हो जाता है ना, कहते हैं कोर्स के साथ थोड़ा करते थे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। वो तो आप ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो लैब का पार्ट है, और वो बेसिकली लैब तो आपको मैडम पढ़ा रही है, तो आप जो मैडम से कहेंगे वो उसी तरह उसको टेलर कर देंगे। लेकिन जो आप पूछ रहे हैं ये तो आप आसानी से खुद भी कर सकते हैं। मैंने पहले ट्राई नहीं किया, मुझे मुश्किल लग रहा था, तो अभी आपने बताया आप ट्राई करते हैं। नहीं तो मतलब टूल आपके पास है, लैंग्वेज आपको आ गई है, तो आप साथ साथ चेक करते रहो। जो चीज़ लेक्चर में है उसको आप उसी दिन इम्प्लीमेंट करो लेक्चर के बाद, तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। ठीक है मतलब सर। लैब में 12 लैब्स है ना, तो जी वो सर। 12 लैब आप कर भी लें तो आप एक्सपर्ट तो नहीं हो जाएंगे जब नो। तक आप खुद ट्राई करेंगे। खुद ट्राई करेंगे सही तो फिर आईपी, आप सही जो आईपी बनाते हैं, ये इसके लिए भी टूल कौन सा इस्तेमाल होता है आईपी बनाने के लिए? यही आईसी में भी बनते हैं, विवाडो में भी टूल आईपीस बनते हैं। ठीक है सर। ये बेसिकली ये होता है कि आपका जो वेरलॉग कोड है उसके गिर्द आप एक बस जो है वो रैप कर देते हो, यानी अपने मॉड्यूल को एक दूसरे मॉड्यूल के अंदर इंस्टेंशिएट कर लेते हो। जो कि टॉप लेवल मॉड्यूल जो होता है वो बस होता है, ठीक है। तो फिर जब ये बस आप अपने मॉड्यूल के साथ लगा लें तो आप किसी भी प्रोसेसर के साथ फिर अटैच हो सकते हैं। ठीक ठीक है सर। वो जो आईपी है वो फिर सॉफ्टवेयर को नजर आती है। तो अगर सॉफ्टवेयर उसको एक्सेस करना चाहता है, उसको इनपुट देना चाहता है, उसके आउटपुट को रीड करना चाहता है, तो वो उसको रीड भी कर सकता है, उसको राइट भी कर सकता है। और सॉफ्टवेयर को ये जो है एक रजिस्टर की तरह नजर आ रहा होता है कि उसके इनपुट पे रजिस्टर होते हैं, उसके आउटपुट पे रजिस्टर होते हैं। तो सॉफ्टवेयर को ये लग रहा होता है कि ये मेमोरी को एक्सेस कर रहा है, हालांकि वो आपकी ठीक है। आईपी होती है।
तो इसके भी बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, लोगों ने ट्यूटोरियल भी बनाए हैं, तो वो आप चेक कर सकते हैं। और कोई कोर्स के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो बता दें। कोर्स ठीक था सर, अच्छा था, चीजें समझ आई हैं। और लोग बताएं, जिसको समझ नहीं आई वो, अली को तो समझ आ गई है, जिसको नहीं आई वो बताए। हाँ जी, क्या नाम है, सफियान? जी सर। आपको समझ आ गई थी कोर्स की? यस सर। अच्छा, कोई मुश्किल नहीं हुई? सर ये पार्शियली कॉन्फ़िगरेशन के बाद थोड़ा टफ है सर। वो तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है ना, वो पार्शियली यस सर, वो कॉन्फ़िगरेशन। थ्योरी बेस है सर, उसको थोड़ा बहुत। हाँ, पार्शियली कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एडवांस टॉपिक है ना, तो यस सर, यस है सर। कोई मसला नहीं। उसकी अगर कोई इतनी समझ नहीं आई तो ठीक है, वो सिर्फ इसलिए था कि जो आप में से आगे इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो उनको सिर्फ इंट्रोड्यूस करवाने के लिए था। हाँ, यस कोई सर, वो इशू वैसे नहीं। भी इस पे हमारा प्रोजेक्ट भी है आईपी पे। और आईपी पे है लेकिन पार्शियली कॉन्फ़िगरेशन पे नहीं है। यस सर, उस पे नहीं है सर। हाँ, सर मेरा इंटरेस्ट डेवलप तो हुआ है सर आगे इस पे काम करने में। अच्छा, जी सर। तो ये अच्छी बात है। मेरा सर पर्पस यही था कि उनको जो है पता चले, तो अगर आप लोग आगे पढ़ना चाहते हैं तो आप आगे पढ़ सकें। सर अभी आपका जो क्विज है 952 पे अपलोड हुआ था, हमने 92 पे 852 पे, तो 92 पे हमने सबमिट किए सर। तो मैंने 9:04 पे उसको ऑफ किया। मैंने 3-4 मिनट एक्स्ट्रा भी दिए। सही है सर, वो लेट आ रहा था टर्मिनेटिंग टाइम लेट। और कोई बंदा कुछ कहना चाहता हो? देखो, इस किस्म का जो कोर्स होता है ना, जिसमें मतलब ये डिजाइन वगैरह, तो इसकी थ्योरी के साथ साथ आप लोग जो है ना उसको इम्प्लीमेंट किया करें। लैब्स तो मतलब ये है कि हर टॉपिक पे तो नहीं हो सकती ना, तो खुद ही ठीक है टूल सर। इंस्टॉल करके और प्रैक्टिस किया करो। ठीक है सर, इंशाल्लाह। हाँ, सर मैंने एक चीज एक क्वेश्चन था उसमें मुझे आपका वो जो आपने उसको आंसर ठीक किया तो मुझे उसमें थोड़ी प्रॉब्लम दिखी थी, हाँ वो जी, मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ था। तो वो अगर कोई किसी का क्वेश्चन नहीं है तो फिर स्टार्ट करते हैं सर क्वेश्चन आंसर वाला सेशन। हाँ बताओ। सर वो ये था कि एक मिनट सर बताता हूँ। किस टॉपिक में था? सर वो एक पुराना एक आपने आई थिंक क्विज था यानी पेपर था मिड टर्म का, उसमें ये एक आप स्क्रीन शेयर और ये सर मेरी नहीं। सर होगी। हाँ, अभी हो अब गई। मेरी ये सर ये एक था जिसमें आपने लिखा हुआ था 2 मिलियन CLB सर। तो उसमें हम्म, कंसिडर द इम्प्लीमेंटिंग 2 MB मेमोरी विद अ बिल्ट इन स्लाइस फ्लिप फ्लॉप। तो इसका जो इसके मतलब बेसिक जो जहाँ से ये फॉर्मूला किया गया था वो ये था ना सर, वही यहाँ था सर।
ये मुझे आपका आंसर ना सर गलत लग रहा था। ये किस में था? मिड में था, फाइनल में था, किस में? ये में सर था कि मिड में क्विज था, में? मिड में था, ये पेपर में था सर मिड के। लेकिन ये मैं सिर्फ सीखने के लिए सर, ये नहीं कि खैर वो चेक हो गया, लेकिन ये मुझे इसमें ये कहता कि आगे अगर मैं करूँ तो गलत ना करूँ। यहाँ फार्मूला तो सर ये है ना, ये तो यहाँ पे जैसे सर क्रिएट अ 1 MB मेमोरी विद CLB विद अ सिंगल 3 इनपुट एंड 2 आउटपुट लोड के साथ। तो 1 MB मल्टीप्लाई बाय 8 2 की पावर 3 8 एंड डिवाइडेड बाय जो आउटपुट था 2 बिट पर CLB, ये 4 मिलियन बनता है ना। तो जो आप वाला है वो देखें, कंसीडर द इम्प्लीमेंटिंग 2 MB मेमोरी, तो इसमें जो लोड था 4 था ना, तो इसका मतलब ये होगा कि 2 की पावर 4 हो जाएगा ना, 4 और मल्टीप्लाई बाय जो हो जाएगा वो 4, क्योंकि नहीं मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2 MB है ना, तो 2 आउटपुट 1 है तो डिवाइडेड बाय 1 नहीं होगा सर ये उस फार्मूले के स्लाइड पे जाओ, मुताबिक। पहले वो स्लाइड पे जाओ। जा रहा हूँ सर ये। अच्छा, इसमें ये है कि क्रिएट 1 मेगाबाइट मेमोरी with a CLB with a single 3 input and 2 output LUT। यानी एक CLB है जिसमें एक ही LUT है, इसके 3 इनपुट्स हैं और 2 आउटपुट्स हैं, ठीक है। जी सर। और हर एक आउटपुट पे फ्लिप फ्लॉप लगे हुए हैं, जिसका मतलब है कि हर CLB में ना 2 फ्लिप फ्लॉप्स हैं। तो इसलिए ईच जी CLB इज इक्वल टू 2 बिट्स ऑफ मेमोरी। ठीक हो गया। तो ठीक है। अब 1 मेगाबाइट है, तो हर बाइट में 8 बिट्स होते हैं, तो 1 मेगाबाइट को हम कन्वर्ट कर देंगे बिट्स में, तो 8 मेगा बिट्स, और फिर हर एक CLB में तो 2 बिट्स हैं, ठीक है, 2 बिट्स पर CLB। तो ये हो जाएगा 8 डिवाइड बाय 2, तो इससे आ जाएगा 4 मिलियन CLBs। मेगा की वजह से मिलियन हो जाएगा। सर अगर यहाँ पे 2 हमारे होगा, केस में 2 MB है। 2 मिलियन मेगाबाइट वो है मेमोरी है, मल्टीप्लाई बाय 8 बिट्स पर बाइट, तो ये हो जाएगा 16 मेगा बिट्स, ठीक है, डिवाइड बाय वहां पे 4 है ना, तो डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 4 मिलियन CLBs। सर ये 4 क्यों हुआ है? वो देखो ना, 2 मेगाबाइट मल्टीप्लाई बाय 8 बिट्स पर बाइट कितने हो गए? ठीक है 16 16 मेगा बिट्स, ठीक है, डिवाइड बाय, ठीक है। उधर जाके देखो CLB में कितने फ्लिप फ्लॉप्स हैं क्वेश्चन उधर में। सर एक मिनट। ये लिखा हुआ है सर हैज अ 4x4 फ्लिप फ्लॉप है मैं। हाँ, तो इसका मतलब 4 फ्लिप फ्लॉप है ना, तो वहां पे 2 ठीक है पे अभी डिवाइड समझ हो आ रहा गया है, सर। 4 पे डिवाइड होगा, 16 अब डिवाइड बाय समझ आ गया 4, सर। तो 4 मिलियन CLBs। ठीक है सर, ये बस कंफ्यूजन थी मुझे, अभी क्लियर हो गया सर। तो इसका मतलब है ये आंसर इसका ठीक है। ठीक है सर, मैं गलत समझ गया था इसको। बाकी सर थोड़े से क्वेश्चंस हैं वो पूछूं? हाँ जी, एक मिनट सर। ये क्वेश्चंस जो है ना सारे आपकी जिम्मेदारी है, बाकी किसी ने जो है ना तकलीफ नहीं करनी। तो ये क्वेश्चन आगे इंटरव्यू में बड़े काम आते हैं सर। जी, ये क्वेश्चन आगे इंटरव्यूज में बड़े काम आते हैं सर। हाँ जी, तो एक क्वेश्चन यहाँ से किधर गया पेज? यस सर, ये जो एक मिनट, आई के फॉलोड आउट दे सकते हैं टॉप इसको। हाँ सर, ये जो आपने एक बात की थी कि हमारे पास जैसे कि
दो रीजन होते हैं ना पार्शियल रिकॉन्फ़िगरेशन जब भी हम करते हैं, तो एक होता है पीआर और एक होता है स्टैटिक रीजन ना। तो सर मेरी बात समझ आ रही है सर? जी जी समझ लो। जी सर, तो जो हमारे पास एक राउटिंग वायर की होती है ना पीआर के अंदर से ना सर, तो जो यूज द राउटिंग रिसोर्सेज ना, मतलब ऐसा होता है कि जो पीआर के राउटिंग रिसोर्सेज को इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से उसके अंदर प्रॉब्लम आती थी, जो बाद में नया वाला था ज़ालिंक्स ज़ालिंक्स आई थिंक ज़ालिंक्स ने जो इंट्रोड्यूस कराया था ग्लिच लेस ना। सर ये इसका कंसेप्ट क्या है सर, ये जो ज़ालिंक्स ने इंट्रोड्यूस कराया था ग्लिच लेस ग्लिचलेस रिकॉन्फ़िगरेशन? का ग्लिचलेस का ये है ना कि लेट से आपके पास कॉन्फ़िगरेशन मेमोरी है, ठीक है, तो ठीक है। उसको जब भी आप अपडेट करेंगे ना, मसलन उसमें कोई चीज़ पड़ी है और उसको आप सेम चीज़ से अपडेट राइट करेंगे, तो वो जो ट्रांजिएंट इफेक्ट्स है ना इसके, नहीं, ठीक है आपको पता होगा, आपने सर्किट में ट्रांजिएंट इफेक्ट्स पढ़े होंगे ना, तो वो ट्रांजिएंट इफेक्ट्स स्विचिंग की उन्होंने वजह से ना। वो ट्रांजिएंट इफेक्ट अपने आर्किटेक्चर में उसको उन्होंने ख़त्म किया है कि वो उसका इफेक्ट नहीं होता, यानी उनका इफेक्ट जो है वो आपके लॉजिक को ख़राब नहीं करता, तो उससे आप बेफिक्र हो जाएं कि आप कॉन्फ़िगरेशन मेमोरी को रीराइट कर रहे हैं तो उसमें कोई मसला आ जाएगा, ये मसला नहीं है। हाँ, जो आपने वो दूसरी बात की कि स्टैटिक लॉजिक की जो राउटिंग है ना, वो अभी भी रिकॉन्फ़िगरेबल रीजन से गुजरती हैं, जो उनके अपने जी टूल्स हैं, तो उनको कंस्ट्रेंट वो अभी भी नहीं कर रहे, ठीक है। फिर एकेडेमिया में ऐसे टूल्स हैं, लोगों ने बनाए हैं रिसर्च में कि वो उसको रोक सकते हैं, लेकिन ये है कि जो अपने ज़ाइलेंस के अपने टूल्स हैं वो अभी तक राउटिंग को मुकम्मल, यानी वो स्टैटिक राउटिंग और पार्शियल रिकॉन्फ़िगरेबल राउटिंग को अलग नहीं कर सकते कंप्लीटली, तो ठीक जिसकी है वजह से मसला आ सकता है। मसला ये है कि अगर आपका एक स्टैटिक राउट है, एक वायर है, और वो पार्शियल रीजन से गुजर रहा है और आप रन टाइम में उसको रिकॉन्फ़िगर कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो जो स्टैटिक रीजन का वायर है वो भी रिकॉन्फ़िगर होगा, ठीक है, ठीक है। तो वो भी रिकॉन्फ़िगर होगा। तो अगर आपने इसको ठीक तरह से डिज़ाइन नहीं किया तो स्टैटिक लॉजिक में मसला आ सकता है, लेकिन अगर आपने ठीक तरह से डिज़ाइन किया, टूल ने उसको ठीक तरह से जनरेट किया, तो फिर ग्लिचलेस का कॉन्सेप्ट आता है कि बेशक वो रिकॉन्फ़िगर भी हो जाए तब भी आपके स्टैटिक लॉजिक में कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि वो ग्लिचलेस रिकॉन्फ़िगरेशन है। सही ग्लिचलेस मतलब ये जो ठीक है एक वर्ड यूज हुआ है, लेकिन इसके अंदर से क्या चीज लगी है जो इसके ट्रांसलेट को खत्म कर रही होती है, यानी अंदर वो क्या पार्ट? वो तो फिर जाके उनके कॉन्फ़िगरेशन मेमोरी की जिस तरह बनी है ना आर्किटेक्चर, जी सर। उसको डीप से देखना पड़ेगा। तो या तो ठीक है। जाइलेंस वालों ने इस पे कोई पेटेंट लिखा होगा, और या उन्होंने इसको कम्प्लीटली जो है ना छुपाया होगा कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब कोई इसको कॉपी ना कर ले। तो इन दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है सर, ठीक हो गया सर, ठीक। समझ आ गई। ठीक है सर, समझ आ हाँ, गई। कहने का मेरा मतलब ये है कि मुझे नहीं पता कि किस तरह उन्होंने हैंडल किया है, तो या तो इसके पीछे कोई पेटेंट होगा जो कि देखना पड़ेगा, और या ये कि उन्होंने इसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं बनाया होगा, क्योंकि वो समझते हैं कि अगर कोई इस तरह की काम वो करें तो शायद जो उनका कम्पिटिटिव एडवांटेज है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन वो इनका क्लेम है कि हमारी जो रिकॉन्फ़िगरेशन है दैट इज ग्लिचलेस। तो ठीक है मैंने सर। आपको बता दिया ग्लिचलेस क्या है, कि मतलब अगर आप कॉन्फ़िगरेशन मेमोरी में चेंज कर भी दे रन टाइम में, आपके लॉजिक में कोई ग्लिचेस नहीं आएंगे। ग्लिचेस का मतलब होता है अनवांटेड ट्रांजिशन। ठीक है अनवांटेड सर, ये ट्रांजिशन। स्विचिंग की वजह से आती है ना सर? जी ये सर स्विचिंग की वजह से आती है ना ये ट्रांजिएंट्स? हाँ, एग्जैक्टली, स्विचिंग की वजह से। सर ये एक चीज और है कि ये सर जैसे हाँ, ये सर आई कैप ना, ये हमें फुल एडाप्टिव फिल्टर दे सकते हैं सर? कैप तो रिकॉन्फ़िगरेशन पोर्ट है ना, जी जो जी सर। कि जो FPGA पार्ट है उसको चेंज कर सकता है रन टाइम में। तो
आपको एडाप्टिव फिल्टर भी दे सकता है, आपको अडेप्टिव कोई मेमोरीज भी दे सकता है, बहुत कुछ दे सकता है। जब तक आपको उसका यूज करना आता है तो आपको वो कोई भी फिल्टर हो या कोई और सर्किट हो उसको अडाप्ट करना वो करा सकते हैं आपको। ठीक है सर। इसी के एक और रिलेटेड ही सवाल था कि ये सर फ्लोर प्लानिंग जो हम कर रहे होते हैं कि यार हमने कौन सी चीज़ कौन सी जगह रखनी है, तो उसके लिए सर ये अंदर से कौन सा पार्ट ये मतलब हमें बता रहा होता है कि भाई ये चीज़ आपने यहाँ पे रखनी है, ये चीज़ यहाँ रखनी है, लोटे इधर डालने हैं, ये कौन बता रहा होता है सर? क्या मतलब है? मतलब ये जैसे फ्लोर प्लानिंग है ना, फ्लोर प्लानिंग के वर्ड है सर, इसके अंदर हमें कैसे मतलब पता चलता है कि ये इसके अंदर ये चीज यहाँ पे रखनी है, मतलब हम इसको किस तरह देख रहे होते हैं, मैं अगर विजुअलाइज करूँ तो सर? फ्लोर प्लानिंग तो बेसिकली डिजाइन है ना। मसलन जी सर। आपके पास अगर 3 मॉड्यूल्स हैं, ठीक है, मॉड्यूल 1, 2 और 3 के नाम से, ठीक है। जी सर। तो फ्लोर प्लानिंग का मतलब ये है कि इनको FPGA चिप के ऊपर कौन सी जगह असाइन करना है। तो ये जो ISC या विवाडो है ना, इसमें आपको पूरा FPGA ऐसे नजर आ रहा होता है। अगर आप अच्छा। उसको इम्प्लीमेंटेशन में जाके देखें तो आप उसके ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं, बिल्कुल, मतलब माउस क्लिक करके इसको ड्रैग करें। इतने एरिया में मैं मॉड्यूल 1 को रखना चाहता हूँ। तो वो जब आप स्क्वायर या रेक्टेंगुलर एरिया सेलेक्ट करेंगे ना, तो वो क्या करेगा कि उस रेक्टेंगुलर एरिया के अंदर जितनी भी रिसोर्सेज होंगे, मसलन उसमें 100 CLBs हैं और आपके मॉड्यूल को चाहिए 60 CLBs, तो ठीक है, इसका मतलब है कि ये मॉड्यूल वहां पे आ सकता है। नहीं तो फिर आपको बता देगा टूल कि आपके मॉड्यूल को चाहिए 100 CLBs और यहाँ पे हैं मसलन 80 CLBs, तो आप अपने एरिया को बड़ा कर लें, तो फिर आप दोबारा फ्लोर प्लान उसको कर लेते हैं, ठीक है। ठीक। इस तरह मॉड्यूल 1 को फ्लोर प्लान करते हैं, उसके लिए रीजन सेलेक्ट करते हैं, मसलन टॉप लेफ्ट आपने उसके लिए सेलेक्ट किया। मॉड्यूल 2 के लिए लेट से आपने टॉप राइट सेलेक्ट कर दिया। मॉड्यूल 3 के लिए लेट से आपने बॉटम लेफ्ट सेलेक्ट कर लिया। तो ये फ्लोर प्लानिंग का प्रोसेस है। फिर टूल आपको बताएगा कि आपने इनको इधर उधर तो रख दिया है, लेकिन इसमें फला कंस्ट्रेंट जो है वो वायलेट हो रहा है, या फला कंस्ट्रेंट जो है वो वायलेट नहीं हो रहा। तो वो सारे उसके होते हैं DRCs, डिजाइन रूल चेक्स, वो आपको बताता है कि आप पार्शियल रिकॉन्फ़िगरेशन अगर आप करना चाहते हैं तो आपको कहता है कि आपने इसके इस DRC को भी सेटिस्फाई किया, इसको फेल किया, इसको सेटिस्फाई किया, इसको फेल किया, तो फिर आप उस फ्लोर प्लान को फिर चेंज करते हैं। तो ये इटरेटिव प्रोसेस है। तो यानी ह्यूमन इसमें इनपुट रिक्वायर्ड है। फाइनली एक फ्लोर प्लान जो होता है वो सारे DRCs को पास कर लेता है। पास कर लेते हैं तो फिर टूल आगे जाता है। ठीक है सर। एक बात की थी आपने कि ये जो हमारे पास इंक्रिप्शन के वाले से बात की थी कि जो हमारे पास अमेज़न क्लाउड होते हैं, जो कि हमारे पास स्टैटिक प्लस एम्पटी ये हमारे पास क्रिएट होता है, और जब भी कोई यूजर फॉर एग्जांपल, चूंकि इसके अंदर यूजर का स्टैटिक के अंदर यूजर का डेटा स्टैटिक के अंदर पड़ा होता है, और चूंकि आप कोई भी बगैर ऐसे कोई लॉजिक आप डाल के, चूंकि उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है PR रीजन के साथ, तो वहां से आप उसकी यूजर की इंफॉर्मेशन को मतलब आप एक्सेस कर सकते हैं ना। तो ये वाली बात हुई थी। तो सर क्या ये जो अभी अल्ट्रा हमने पढ़ी ज़ाइलिंग्स उसके अल्ट्रा अल्ट्रा क्या नाम था पूरा उसका, अल्ट्रा जो लेटेस्ट है सर, क्या उसके अंदर भी ये प्रॉब्लम आ रही है या कम हो गई है? नहीं, क्वेश्चन आप रिपीट करें, मुझे समझ नहीं आई। सर ये जो इंक्रिप्शन की बात की थी आपने, अमेज़न क्लाउड की बात की थी, जिसमें यूजर का जो डेटा होता है उसको एक्सेस किया जा सकता है ना सर? क्वेश्चन समझ आ रहा है सर? मुझे याद नहीं है कि मैंने क्या कहा था उस लेक्चर में, तो आप मुझे सर थोड़ा स्पेसिफिकली। मैं बताता हूँ। मैं ये आपने सर ये बात की थी ना, 1 मिनट, ये मैंने लिखा हुआ है सर। हाँ ये है सर ये जो हमारे पास ये जो टॉपिक था वो ये था कि जो सेट द डिजाइन कांस्टेंट ना, इसके अंदर हमारे पास चार बिट स्ट्रीम बन जाती है ना। एक स्टैटिक प्लस एम्पटी होती है,
एक आरपी बिट 1, आरपी बिट 2, आरपी बिट 3, जनरली आपने बताया था। इसके अंदर हम डिस्कशन के दौरान ये पता चला था, आपने कहा था कि हम अमेज़न क्लाउड की बात जब करते हैं ना सर, तो वहाँ स्टैटिक रीजन है जहाँ कस्टमर के बिट स्टोर यानी पार्शियल बिट स्टोर होते हैं ना सर। तो हमारे पास एक एम्प्टी रीजन भी है जिसमें हम कुछ भी मतलब डाल सकते हैं, और स्टैटिक रीजन चूंकि कम्युनिकेट करता है पीआर के साथ सर, तो जिसका कोई पर्पस नहीं होता कि वो इनके स्टैटिक रीजन को स्पाई करे ना, सिर्फ तो एक्सेस करे और देखे कि वहाँ क्या पड़ा है। मैं भी किसी का यूजर का डेटा भी हो सकता है। तो सही इंक्रिप्शन का प्रॉब्लम अभी भी चल रहा है लेटेस्ट के साथ। मुझे आपकी क्वेश्चन की समझ तो नहीं आ रही, लेकिन मैं वैसे ही बता देता हूँ, शायद आपका क्वेश्चन आंसर हो जाए। आप एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, लेकिन मैं वैसे ही बता देता हूँ। अमेज़न का जो वो है सिस्टम है, वो वैसे तो बड़ा सिक्योर है, यानी वो यूजर के डेटा को भी प्रोटेक्ट करता है और वो यूजर के लॉजिक को भी प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो लेकिन अगर कोई हैकर हो कि वो कोई साइड चैनल अटैक लॉन्च कर दे, यानी साइड चैनल ये होता है कि वो कुछ ऐसी चीज़ों को इनडायरेक्टली एक्सेस करे, मसलन टेम्परेचर या उसकी कोई और इस तरह पैरामीटर, ठीक है, कि उससे वो निकाले कोई सिग्नेचर्स, तो उससे फिर डाटा लीक हो जाता है। तो वो वैसे ही किसी स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था, जहां तक मुझे याद पड़ता है उस क्लास में, जी 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 जी, उसी ने उसको कि हाँ थियोरेटिकली तो पॉसिबल है कि उसका डाटा लीक हो जाए, लेकिन प्रैक्टिकली जो है मुश्किल। यानी काफ़ी ज़्यादा अगर आपको डिटेल आर्किटेक्चर और बिट स्ट्रीम की पता हो तो तब शायद मुमकिन है, लेकिन है मुश्किल, ठीक है। ये सर आपको टीचर ने बात की थी, वो बेसिकली इस पे बेस करते हैं ना कि अगर आपको अमेज़न ये कैपेबिलिटी देता है आईकैप का एक्सेस, तो अगर आपको आईकैप का एक्सेस मिल जाता है ना, ठीक है, तो आपको थियोरेटिकली पूरे एफपीजीए का एक्सेस मिल गया है। मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक हो गया। तो बेसिकली जो आपका क्वेश्चन है उसका इनडायरेक्ट आंसर ये है, अगर अमेज़न आपको आईकैप का एक्सेस देता है तो वो एक्सेस है ना, फिर यानी वो फुल प्रिविलेज एक्सेस है। फुल प्रिविलेज जिसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़बान में, कि फिर उसको पूरी का पूरा एफपीजीए पता है। तो वंस अगर आपको वो एक्सेस मिल जाता है, तो अगर आप एक्सपर्ट हो तो फिर आप उससे आईकैप के थ्रू या कॉन्फ़िगरेशन मेमोरी के थ्रू बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो ये समरी है उस बात की जो आप पूछ रहे हैं। ठीक है सर, मैं पॉइंट समझ गया आपका। तो ये डिकपलिंग लॉजिक पे सर थोड़ी बात कर लें सर। ये जो डिकपलिंग लॉजिक है सर, इसका क्या हुआ है? डिकपलिंग लॉजिक का यही पर्पस है कि जब आप रन टाइम में एक मॉड्यूल को स्वैप कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको इस तरीके से स्वैप करें, यानी लेट्स से मॉड्यूल 1 को रिप्लेस कर रहे हैं, उसको इस तरीके से रिप्लेस करें कि उसके जो ट्रांजिएंट्स हैं वो दूसरे मॉड्यूल को ना पहुंचे, उसके जो डेटा पे जो सिग्नल्स है ना वो एब्रप्टली डिस्कनेक्ट ना हो। तो मसलन आप उसके आउटपुट्स पे रजिस्टर डाल देते हैं, तो ऑब्वियस बात है कि अगर आपके आउटपुट पे रजिस्टर हो और वो रजिस्टर आगे डेटा दे रहा हो, क्लॉक साइकिल पे काम करता है, उसमें ट्रांजिएंट्स नहीं आते। तो डिकपलिंग लॉजिक है ये, आप समझ लो कि आपका जो पार्शियल मॉड्यूल है उसके इर्द गिर्द जो है वो रजिस्टर्स हैं, ठीक है सर, उसको डिकपलिंग लॉजिक कहते हैं। ठीक है सर। आखिरी चीज एक ये कि जो 7 सीरीज जो है ना, इसमें हम क्या करते हैं कि जो ग्लोबल सेट और रीसेट है वो हम बात करते हैं कैन बी मास्क ना, तो सर इस पे थोड़ी बात कर लें सर। हाँ अच्छा, ये फिर और चीज है ना, ये यानी जितनी भी एफपीजीए में वो हैं अपने फ्लिप फ्लॉप्स हैं और बी रैम्स हैं या जो भी सिक्वेंशियल एलिमेंट्स हैं ना, तो उनका रीसेट तो होता है, वो आपको पता है, फ्लिप फ्लॉप का भी रीसेट होता है, हर एक बी रैम का भी होता है। तो इनका जो सबका जो रीसेट है ना वो कॉमन है। ठीक है सर।
और वो ग्लोबल रीसेट है, उसे हम कहते हैं ग्लोबल सेट रीसेट, GSR। अच्छा, एक लोकल भी है। जो लोकल सेट रीसेट है ना, वो CLB लेवल पे है, वो यूजर के कंट्रोल में होता है। लेकिन जो ये ग्लोबल सेट रीसेट है ना, ये यूजर के कंट्रोल में इस तरह डायरेक्टली नहीं है। तो ये जब FPGA में बिटस्ट्रीम डाउनलोड करते हैं तो ये वहां पे यूज होता है। और ये किस लिए यूज होता है कि मसलन आप जब वेरलॉग में लिखते हैं ना, मसलन आप एक फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे हैं और फ्लिप फ्लॉप में आप लिखते हैं कि इफ रीसेट इज 1, तो फ्लिप फ्लॉप को आप 0 असाइन कर देते हैं। तो ये इनिशियल जो वैल्यूज है ना फ्लिप फ्लॉप्स की या BRAMs की, जो इनिशियल वैल्यू है वो बिटस्ट्रीम के अंदर जाती हैं और बिटस्ट्रीम के अंदर FPGA में जाके डाउनलोड होती है। तो GSR क्या करता है ग्लोबल सेट रीसेट, कि ड्यूरिंग द डाउनलोड प्रोसेस वो ये जो इनिशियल वैल्यूज है ना, वो इनमें अपलोड करता है, पूरे के पूरे FPGA के मेमोरी एलिमेंट्स में एक साथ करता है। समझ आई? तो वो GSR है। अब ये तो नॉर्मल जब फुल बिट्स डाउनलोड हो रहा हो उस वक्त का प्रोसेस है। अब इमेजिन करो कि आप यही करना चाहते हो लेकिन एक छोटे से रीजन में करना चाहते हो, जिसको पार्शियली कॉन्फ़िगरेबल रीजन कहते हो। तो अगर उसका मसला ये है कि GSR तो सबका कॉमन है और आप चाहते हो कि सारे FPGA को रीइनिशियलाइज ना करो, एक छोटे से रीजन को करो। लेकिन अगर आप GSR को ट्रिगर करते हैं तो जो आपका स्टैटिक लॉजिक है वो भी रीइनिशियलाइज हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है सर। तो फिर ये जो मास्किंग है ना, ये क्या करता है, ये पूरे स्टैटिक रीजन को मास्क कर देते हैं, यानी GSR के इफेक्ट से मास्क कर देते हैं। ठीक हो गया। और जो पार्शियल रीजन है उसको अनमास्क कर देते हैं। ठीक है, यानी में अगर आपको ट्रिगर करोगे तो सिर्फ पार्शियल अनमास्क, वो रीइनिशियलाइज होगा उसके फ्लिप फ्लॉप्स और बाकी स्टैटिक रीजन रीइनिशियलाइज नहीं होगा। समझ आ गई सर बात। ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। सर ये जो पार्शियल जो है हमारे पास मास्क और अनमास्क को भी एक आर कर रहा होगा ना? सॉरी सर, ये जो स्टैटिक रीजन को मास्क कर रहा होगा और PR रीजन को जो अनमास्क कर रहा होगा, ये आर कर रहा होगा? ये आर कर रहा होगा। ये है रीसेट आफ्टर द कॉन्फ़िगरेशन। जी, ये आर बिट स्ट्रीम होता है। ये आपने मतलब टूल्स से जनरेट करना होता है ये बिट स्ट्रीम। ठीक है सर। और ये जो बिट्स, जो पूरी कैपेबिलिटी आप डिस्कस कर रहे हो ना, ये 7 के FPGAs में है। ये स्पार्टन और ये वर्टेक्स 5 और 6 और इनमें नहीं है। ये जो कैपेबिलिटी है ये 7 में है। ठीक है सर। आखिरी एक चीज पूछूंगा कि ये जो सर आपने अक्सर स्वाइवे के दौरान क्वेश्चन पूछा ना कि सर ये चीज है कि जो हमारे पास लेट्स सपोज 6 लट है जिससे हमने 18 इनपुट को इम्प्लीमेंट करना है ना, तो सर इस अगर मैं सोचूंगा तो सर मैं ये बताऊंगा कि 3 मेरे लिए 6 लट में लूंगा और एक में आगे 3 to 1 लट लगाऊंगा, टोटल मिला के 4 लट लगाऊंगा। तो सर इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है सर? कितने इनपुट फंक्शन है? 18 सर। 18 है तो ठीक है। आप 6 के इनपुट्स के 3 लगा लो फर्स्ट स्टेज में, सही है। ठीक है सर। अगर एक ही मसलन 18 इनपुट एंड गेट है तो फर्स्ट स्टेज में आप 3 लगा लो और 6 एक में, 6 दूसरे में, 6 तीसरे में, कितने हो गए? 18 हो गए। जी जी। अब ये जो 3 लट्स हैं, ये कितने आउटपुट्स हो गए? 3 हो गए। 3 आउटपुट। इन तीनों के आगे एक और लट लगा लो 6 इनपुट, 3 to 1, इसकी 3 इनपुट कनेक्ट हो जाए, 3 इनपुट खाली हो जाए, तो बाकी हमारे पास हो गए 4 लट्स हो गए। ठीक है, ठीक हो गया।
हाँ, लेकिन जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा था वो 18 का नहीं था, वो 16 इनपुट फंक्शन का था। तो सर उसका भी यही आंसर नहीं होगा? उसका फिर ये है ना कि उसमें कुछ लोगों ने इस तरह उसको आंसर किया कि 6 एक में लगा लो, 6 इनपुट्स लुट 1 में, 6 इनपुट्स लुट 2 में लगा लो, तो कितने हो गए? 12। जी जी ठीक है, ये फर्स्ट लेवल में है। ठीक है। सेकंड लेवल में कितने बच गए? 4 इनपुट्स बच गए। तो जी 4 इनपुट्स उसके साथ लगा दो जो सेकंड लेवल में लट है, लट 3, और जो जी उसके 2 इनपुट्स खाली रह गए हैं वो किसके साथ कनेक्ट होंगे? वो इन लेवल 1 के 2 लट्स के आउटपुट के साथ। तो इस तरह ठीक है 3 लट्स आप ठीक हो गया सर। समझ आई? मतलब आप दो को पैरेलल लेके जा रहे हैं और एक आगे सीरीज कर रहे हैं? 2 जो है लेवल 1 में वो पैरेलल हैं, ठीक है। और लेवल 1 के जो 2 आउटपुट्स हैं वो लेवल 2 में जा रहे हैं। ठीक है, जी जी बिल्कुल जो प्राइमरी इनपुट्स 4 बच समझ गए आ थे, गई सर, 12 समझ आ गई 4 बच गए, बिल्कुल वो लेवल 2 के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। बिल्कुल। कोई इनपुट जाया भी नहीं हुई और बच के एफिशिएंटली यूज हो गया। ठीक हो। हाँ, तो किसी ने फिर मैंने ये भी पूछा कि ये वाला डिजाइन अच्छा है कि ये वाला डिजाइन अच्छा है, कि मैं अभी दूसरा डिजाइन में बता रहा हूँ। ठीक है, इसको और से सुनो। दूसरा डिजाइन ये है कि मैं लेवल 1 में एक लुट यूज करूं और उसके 6 इनपुट्स कनेक्ट कर दूं। ठीक है, ठीक है। प्राइमरी इनपुट्स। फिर मैं लेवल 2 में जाके एक और 6 लुट्स यूज करूं, जिसका एक इनपुट लेवल 1 लुट के आउटपुट के साथ कनेक्ट है और बाकी जो 5 रह गए वो प्राइमरी इनपुट्स के साथ कनेक्ट है। तो प्राइमरी इनपुट्स कितने हो गए अभी? 6 पहले और 5 में। अब कितने रह गए? 5 और रह गए। अब मैं जाता हूँ लेवल 3 पे। लेवल 3 पे वो जो 5 बच गए वो अटैच करता हूँ, और एक जो इनपुट है वो लेवल 2 के आउटपुट के साथ अटैच करता हूँ। ठीक हो गया? ठीक हो गया। तो इन दोनों डिजाइन में से कौन सा अच्छा है? ये पहला ठीक है वाला जो सर। पहले मैंने आपको, दूसरा वाला? पैरेलल वाला ठीक है सर। क्यों ठीक है? सर उसकी स्पीड, ये क्योंकि सीरीज है ना सर, तो सीरीज के अंदर जो ये डिले उसकी, इसके अंदर आएगा और उसके अंदर स्पीड ज्यादा होगी पैरेलल वाले की। हाँ, इसमें 3 लेवल्स हैं, 3 लेवल्स और हैं, उसके 2 लेवल है। उसके 2 लेवल्स हैं। तो इसका मतलब है कि पहले वाले का जो स्पीड होगा वो ज्यादा होगा, जी सर। और ठीक एरिया है समझ आ दोनों गया। का सेम है। एरिया दोनों बिल्कुल का सेम है, वो भी 3 लट्स ले रहा है, ये भी 3 लट्स ले रहा है। बिल्कुल। ठीक है सर। सर मैंने बस आज आज यही पूछना था सर, हो गया बात। ठीक, और है कोई? ये जो सुन रहे हो ना अली की बातें, ठीक है, जो अली की बातें सुन रहे हो और आप लोग उस पर तवज्जो नहीं दे रहे हो, यानी ये पूछ भी रहे हैं आपकी तरफ से क्वेश्चंस और आप फिर भी उसको नहीं समझ रहे हो ना, तो याद रखो ये एग्जाम में यही क्वेश्चन मैं दूंगा जो ये पूछ रहे हैं, और ये ठीक करेगा और तुम लोग गलत करोगे। सही है? ठीक है कि नहीं? इससे फिर समझ लो कि इसने क्या क्वेश्चन पूछे और मैंने इसको क्या आंसर किया है। अगर आपने अभी भी नहीं समझा तो आप समझ लो इसको। कोई और है क्वेश्चन? नो सर। तो फिर आप लोग रेडी हैं एग्जाम के लिए? एग्जाम के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, सजेस्ट करना चाहते हैं? बताएं। सर आप बताएं सर, पैटर्न वही होगा जो पहले चलता है, जैसे VLSI का, जैसे मिड टर्म का? हाँ, पैटर्न वही होगा। ठीक है सर। अब सिर्फ ये है कि मतलब वो जो जिसको आप कहते हो ना पेपर पे अटेम्प्ट करने वाले क्वेश्चंस, वो होंगे कि वो नहीं होंगे वो मुझे नहीं पता। वो मैं पूछूंगा डिपार्टमेंट से कि प्रेफरेंस मेरी ये है कि मैं MCQs ही दूं सारे,
ठीक है सर। लेकिन आप लोग अपने आप को तैयार रखें, शायद ऐसी भी हो कि एक क्वेश्चन है लॉन्ग टाइप, इसको आप सॉल्व करो और सॉल्व करके स्कैन करके अपलोड कर दो, शायद इस तरह भी हो। दो कि मेरी प्रेफरेंस नहीं है, लेकिन शायद हो इस तरह भी उसमें क्वेश्चंस शायद हों, लेकिन एमसीक्यूज होंगे जरूर। अगर इस तरह के क्वेश्चंस भी हों तो साथ में एमसीक्यूज भी होंगे। ठीक है सर। ये आपके पास पार्शियल रिकॉन्फ़िगरेशन की असाइनमेंट वैसे अपलोड ना करें, वैसे आपके पास बनी पड़ी हुई है, अगर है तो सर ये अगर मुझे भेज दें। क्या चीज? सर ये असाइनमेंट कोई बनी पड़ी है, मतलब असाइनमेंट कोई क्वेश्चन जैसे नहीं है, आपने जैसे स्टूडेंट्स को पढ़ाया तो उनके लिए आपने असाइनमेंट भी डिजाइन की होगी पार्शियल रिकॉन्फ़िगरेशन वाले में से, हमारे सब के लिए अपलोड ना करें, लेकिन मुझे वो असाइनमेंट वैसे चाहिए। मुझे नहीं याद पड़ता, मैं देख लूंगा कि है या नहीं है। ठीक है सर। मैं देख लूंगा, लेकिन अगर हो तो आपको मैं भेज दूंगा। और सर असाइनमेंट नंबर 3 जो की थी हमने, वो जो फोल्डिंग अनफोल्डिंग वाली जो आपने दी थी, उस पर हमारा सेशन नहीं हुआ था हाँ तो बताए ना। सर, वो आपने चेक की? नहीं, मेरे ख्याल में मैंने नहीं देखी। फिर वो फिर आप देखेंगे, मतलब हमने जो किया वही लगता है ठीक ही किया है, तो अगर भेज देते तो फिर उसमें पता चल जाता है। आपने आपने जो किया वो तो ठीक किया ना। आपने तो हाँ मुझे बताया था कि वो आपका स्केड्यूल गलत था तो जी नेगेटिव जी आ रहा था, फिर आपने जब उसको जी जी। ठीक किया तो वो सही हो गया। हाँ वो सही हो गया था। चलिए ठीक हो गया। हाँ, लेकिन ये है कि मैंने स्केड्यूल चूंकि क्लास में नहीं पढ़ाया था और असाइनमेंट में आ गया था, तो मैं शायद उसको ना दूं। मैं सिर्फ अगर क्वेश्चन दूंगा तो एग्जाम में तो स्केड्यूल गिवन होगा। वो सर आपने आखिरी बताया था आखिर में कि आपने स्केड्यूल कैसे सेलेक्ट करना है, वो एक वो तो क्लास मैंने में आपको बताया हिंट दिया था था। जी आपको, ठीक है, लेकिन लेक्चर में मेरे ख्याल में मैंने पढ़ाया नहीं है ना, जी जी। वो मुझसे रह गया था। तो बस ठीक है, जब नहीं पढ़ाया तो फिर नहीं पूछूंगा। ठीक आपने है अगर सीख लिया तो अच्छी बात है, ठीक है। सर, बस वो असाइनमेंट भेज दीजिएगा सर, वो मार्क करके। हाँ, वो मैं करके तो भेज देता हूँ आपको, सारे क्विज़ेस के और असाइनमेंट वगैरह के सबके। ठीक है सर। सर जी। सर क्वेश्चन है कि सर जब आप हमें कहते हैं कि आपने 6 इनपुट लर्ट्स को ही यूज करना है, तो हमें जितनी भी लर्ट्स हैं उनके 6 इनपुट्स ही यूज करने होंगे ना? तो यानी सारे जरूरी नहीं है कि सारे यूज करें। नो सर, जैसे मतलब कि जितनी भी लर्ट्स यूज करी उनके 6 इनपुट्स ही होने चाहिए। मैक्सिमम इनपुट 6 ही है, हाँ। उनके जो टोटल इनपुट्स है ना वो 6 है। मतलब कि अगर हमारे पास, जैसे आपने बताया, आपने मुझसे ये क्वेश्चन किया था ना कि 12 आपके पास इनपुट्स हैं, तो मैंने आपको कहा था कि 6 क्रॉस में 1 के 2 लर्ट्स यूज करूंगी और फिर आगे एक 6 क्रॉस 1 का यूज करूंगी। तो सर ये आंसर ठीक नहीं होगा? दोबारा पूछो। और फिर आपने कहा था कि 12 इनपुट्स हैं आपके पास, हाँ जी। आपने कितने लर्ट्स में 6 कितने इनपुट्स, मतलब 6 कितने 6 क्रॉस के कितने इनपुट वो लर्ट्स यूज करेंगे, क्या बनेगा? तो मैंने 6 कहा था इनपुट कि पे कितने नट्स यूज करने हैं, हाँ। तो इसमें यस सर, देखो ना, 12 इनपुट्स हैं, ठीक है। यस सर, तो आप लेवल 1 में 2 लट्स लगा लो, यस सर, ठीक है, और उनकी 6 इनपुट यूज हो जाएंगे, तो जी 12 सर, हो गए। अब इसके जी, 2 आउटपुट आ गए ना, यस सर, उधर एक और लट लगा लो जिसके 2 इनपुट्स यूज हो जाएंगे और 4 अनयूज रह जाएंगे। यस सर, तो टोटल आपको 3 लट्स चाहिए। ठीक है। ये सर पूछना था सर, मतलब कि ऐसे हो अगर आप, ये ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है कि लेवल 1 में एक लट यूज करो, उसके 6 इनपुट यूज हो गए, ठीक है। यस सर, लेवल 2 में एक लट यूज करो, उसमें एक जो इनपुट है वो लेवल 1 की आउटपुट के साथ लगा लो, बाकी रह यस, गए 5, ठीक है। यस सर, तो 5 इधर लगा लो, फिर लेवल 3 पे जाओ, लेवल 3 में लेवल 2 का एक आउटपुट कनेक्ट कर दो और एक प्राइमरी इनपुट रह गया था वो लगा दो। तो ये दोनों डिजाइन है। ये दूसरा वाला एफिशिएंट नहीं है टाइम डिले के लिहाज से, पहला वाला डिले के लिहाज से एफिशिएंट है। इसमें इनपुट भी एक ज्यादा वेस्ट हो रही है दूसरे वाले में। हाँ, हाँ जी। ठीक है सर।
और कोई है क्वेश्चन पूछने वाला? सर ये एक आखिरी चीज वैसे ही दिमाग में आ गई सर, वाइवे में आपने एक चीज पूछी थी कि अनफोल्डिंग की आईपीबी भी ज्यादा होती है, फिर आपने कहा स्पीड का बताया था, मैं कहा हाँ स्पीड भी ज्यादा होती है सर, और फिर आपने फ्रीक्वेंसी का पूछा था, तो सर फ्रीक्वेंसी भी मैंने आपको बोला उसकी ज्यादा है सर। ये देखो, सर ये जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा था, ये स्लाइड पे है, वो स्लाइड में जाके दोबारा देखो, वहां पे है कि जब आप एक एग्जांपल उसको अनफोल्ड करते हैं बाय 3, तो उसका जो आईपीबी है वो बढ़ गया था। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब ये था कि जो अनफोल्डिंग की परफॉर्मेंस अच्छी होती है, उसमें ये नहीं है कि फ्रीक्वेंसी उसकी बढ़ जाती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ने की वजह से नहीं होती, बल्कि उसकी जो परफॉर्मेंस है वो ये है कि आप साइमल्टेनियसली मल्टीपल सैंपल्स को प्रोसेस कर रहे होते हैं, यानी पैरेलल प्रोसेसिंग की वजह से। अनफोल्डिंग में आप अगर इसको अनफोल्ड करते हैं, इसका मतलब है कि आप 3 सैंपल्स को पैरेलल में प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, ना कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज नहीं होती हर केस में। ठीक है, तो अगर आप मुझसे जनरल पूछते हैं फॉर एग्जांपल के अनफोल्डिंग की आप फ्रीक्वेंसी का बताओ, तो फिर मैं तो यही बताऊंगा ना सर कि फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, मतलब जनरल से आप पूछ ही फ्रीक्वेंसी करें और कुछ नहीं पूछते। जनरल हो गया ना, ये एक काउंटर एग्जांपल है, जनरल तो नहीं हो गया, ये एग्जांपल है जिसकी वजह से आप ये जनरलाइज नहीं कर सकते बात। ठीक है सर, बस सर आज के लिए मैं यही थी सर। और किसी की क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन है कि नहीं? नहीं है तो फिर खत्म करते हैं सर। तैयारी इस तरह करो ना सबके लिए, कि हर लेक्चर में जो हर स्लाइड है, आप हर स्लाइड पे ना 2-3 मिनट रुक के सोचो कि इससे सर क्या एमसीक्यू बना सकते हैं। मैं ऐसे ही कर रहा हूँ कि स्लाइड खोल के ना उसको 1-2 मिनट देखता हूँ, जहन में कोई एमसीक्यूज आ जाए तो बना लेता हूँ, नहीं तो बस फिर गुजार देता हूँ। ठीक है तो सर, आप भी करो कि स्लाइड ओपन करो, उसको पढ़ो, ऑब्वियसली आपको समझ आनी चाहिए कि इसमें क्या लिखा हुआ है, फिर आप देखो कि मैं इसमें से क्या एमसीक्यू बना सकता हूँ। ठीक है, ठीक है जो भी होगा वो आपके स्लाइड के अंदर ही से होगा। सर आफ्टर मिड्स का इंक्लूड है फाइनल में? इंक्लूड है, फाइनल में तो सारे इंक्लूड होते हैं, किसने कहा कि आफ्टर मिड होता है? हाँ, Okay. ये होता है कि मसलन मिड से पहले का जो परसेंटेज होता है वो कम होता है, 20%। मसलन 20% होता है, 25% होता है, लेकिन ये नहीं होता कि वो टोटली नहीं होता। ये किसने आपको कहा है? इससे नहीं होगा। ओके सर। ठीक हो गया, फिर खत्म करें। खत्म करते हैं सर इंशाल्लाह। चलें, विश यू ऑल द बेस्ट। मेरी तरफ से आप लोगों को जो है अल्लाह करें कि आपको अच्छी अच्छी जॉब मिले, अच्छी अच्छी जगह पे आपकी प्लेसमेंट हो। पता नहीं इसके बाद मेरी और आपकी मुलाकात इस तरह कोर्स में ना हो, तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। और कोई आपको कोई हेल्प चाहिए हो तो डू कांटेक्ट मी। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।